गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, यूपी टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, केवीएस इंग्लिश विषय से तैयारी कर रहे सभी प्रतियोगी साथियों के लिए लिटरेरी फॉर्म एंड टर्म्स का आज आप लोगों के पढ़ाया जाएगा पार्ट 4। राइट। देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये सब आप लोगों को जी पढ़ाए जा चुके हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने, जिन प्रतियोगी साथियों ने ना पढ़ा हो जी, उसको वो पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं आज पार्ट 4 को शुरू करते हैं जी, है ना। देखिए, पार्ट 4 में आप लोगों के सामने है, ये देखिए जी, आता है ये सेजुरा। सेजुरा क्या है जी? सेजुरा रिफर्स टू अ ब्रेक और पॉज। इस पे ध्यान दीजिए जी, यही कह रहे हैं। ब्रेक और पॉज यूजुअली फॉर सेंस इन द मिडिल ऑफ वर्स लाइन और अ काइंड ऑफ पॉज और ब्रेक इन अ लाइन ऑफ वर्स। जब कोई लाइन होती है जी, है ना, कोई वर्स की लाइन है और उसी के बीच में जो ये पॉज यानी कि ठहराव होता है, या जिसको आप ब्रेक कहते हो ना, उसी को हम लोग जी सेजुरा कह रहे हैं टेक्निकल रूप से। इन रोमियो एंड जूलियट इन द प्रोलॉग वी सी द यूज ऑफ सेजुरा इन फेयर वेरोना वेयर वी ले आवर सीन, है ना, देख रहे हैं। नोट द कॉमा आफ्टर वेरोना मेक्स अ सेजुरा। अब देखिए, यहीं पे सेजुरा का प्रयोग किया गया है ना। ओके, बस वही चीज आप समझ रहे हो कि ब्रेक और पॉज, है ना, इन अ वर्स लाइन, किसी भी कविता की लाइन में जो बीच में ठहराव आता है जी, ओके, जो पॉज आता है, जो विराम होता है, जो ब्रेक होता है, उसी को टेक्निकल तौर से सेजुरा कहते हैं। इन सब सवालों पे आप ध्यान दिए रहिए। ये सब सवाल बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं फटाफट उन सारी चीज़ों की तरफ इंगित कर रहा हूँ जहाँ से सवाल बने हैं। तो सेजुरा को इतनी बात याद रखना है कि सेजुरा का अर्थ क्या है? ब्रेक और पॉज है ना। और कहाँ यूज होता है? किसी वर्स की लाइन में यूज होता है। ठीक है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर। ओके, इसको देखिए जरा आप लोग। कैजरी, कैजरी रिफर्स टू एन इनफॉर्मल कन्वर्सेशन और शॉर्ट इनफॉर्मल एस्से, है ना जी। तो ये क्या है? कैजरी एक इनफॉर्मल जो है वो ऐसे है या चिट चैट बातचीत है, ठीक है ना। ओके, सोविनिज्म, इसको देखिए जी, बहुत बार पूछा गया है ये। ओके, ये क्या है जी? इसी को आप लोग कह सकते हो अंधराष्ट्र भक्ति। क्या? अब आप देखिए, मैं हिंदी में समझा। अंधराष्ट्र भक्ति क्या है जी, है ना। मेरा देश अच्छा है, ये अच्छी बात है, लेकिन केवल मेरा ही देश अच्छा है, बाकी सब बकवास है। यही फिलॉसफी जी सोविनिज्म कहलाती है। ठीक है ना, अंधी राष्ट्र भक्ति, है ना। मैं अच्छा हूं, मेरा देश अच्छा है, ये बात अच्छी है जी, लेकिन केवल मैं अच्छा हूं और केवल मेरा ही देश अच्छा है, बाकी सब बेकार है ना। तो ये चीज जी अंधराष्ट्र भक्ति होती है ना। तो वही चीज ये कह रहा है, सोविनिज्म रिफर्स टू अ स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल बिलीफ। जरा इन सब बातों पे ध्यान दीजिएगा जी। अनरीजनेबल बिलीफ्स यहीं से पूछे जाएंगे। दैट योर कंट्री इज मोर इंपॉर्टेंट इन मॉरली देन अदर पीपल्स, कि आपका देश अन्य राष्ट्रों से बेहतर है ना। और इस बात को मानने के लिए कोई रीजनेबल लॉजिक आपके पास नहीं है, कोई रीजनेबल लॉजिक नहीं है, कोई सही तर्क नहीं है, केवल आप मान रहे हो। इन शॉर्ट वी कैन डिफाइन इट एज अ फैनेटिकल पैट्रियटिज्म। फैनेटिकल क्या है जी? कट्टर, है ना, कट्टर राष्ट्र भक्ति। वही चीजें मैं कह रहा हूं, अंध राष्ट्र भक्ति जी ना। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? तो जो सोविनिज्म है वो क्या दिखाता है जी? फैनेटिकल पैट्रियटिज्म, है ना, जो अंध राष्ट्र भक्ति है, कट्टर राष्ट्र भक्ति है जी, है ना। तो आप ये समझ गए, तो इसको आप ऐसे भी याद करके रखो, ठीक है ना। ये कई तरीके से पूछा जा सकता है, फैनेटिकल। ओके, बस ये बात आप याद करके रखिए। अनरीजनेबल बिलीफ दैट और कंट्री इज इंपॉर्टेंट, है ना, केवल हमारा ही देश अच्छा है, हमारा ही देश अच्छा है,
बाकी सब अच्छे नहीं है, तो आप समझने की कोशिश करिए, समझ गए होंगे शोविनिज्म। मैं इन सब पे जी एमसीक्यूज लाऊंगा आप लोगों के लिए, है ना। ध्यान देते हैं एपिथेट क्या है। एपिथेट जी आप मोटे तौर पे समझ जाओ, एपिथेट भी एक क्या है, एडजेक्टिव है, राइट, समझ जाओ। तो एपिथेट इज एन एडजेक्टिव और फ्रेज, क्लियर, which expresses a quality or attribute. This quality or attribute becomes the characteristic of the person or thing. It is used with the name of person or place. Alexander the Great, जैसे आप देखिए अलेक्जेंडर ये एक नाम है जी, नाम है व्यक्ति का, और इसी के पहले एक एडजेक्टिव यूज किया गया, इसी द ग्रेट को जी हम लोग क्या कह रहे हैं, एपिथेट। ठीक है, ओके, आपने पढ़ा होगा ट्रांसफर्ड एपिथेट, मैं इसे पढ़ाऊंगा आप लोगों को फिगर ऑफ स्पीच में, ठीक है, ओके। एपिथेट एक एडजेक्टिव है, ओके। आगे देखते हैं, मैं फेबल के बारे में आप लोगों को बता चुका हूं, यहां भी आप एक बार देख लीजिएगा जी फटाफट। अ फेबल इज ए शॉर्ट स्टोरी, है ना। अब यहाँ पे इस बात को ध्यान दीजिएगा जी, ये बात कि ये शॉर्ट होती है और ये है क्या है जी, कहानी है, सब जगह से क्वेश्चन बन सकता है। तो फेबल क्या होता है, फेबल इज अ शॉर्ट स्टोरी विद एनिमल कैरेक्टर, इट इज टोल्ड फॉर डबल पर्पज, फर्स्ट वन इज इंटरटेनमेंट एंड सेकेंड वन इज मॉरल टीचिंग, राइट। कि फेबल एक छोटी कहानी होती है जिसमें जानवर पात्र होते हैं, फिर से सुन लीजिए, फेबल छोटी कहानी होती है, इसमें जानवर पात्र होते हैं, दो पर्पज होता है इसका, पहला मनोरंजन और दूसरा मॉरल टीचिंग, नैतिक शिक्षा भी होता है, नैतिक पाठ भी पढ़ाता है, समझ गए होंगे चार चीज। फेबल क्या है, छोटी कहानी, कौन पात्र होता है, जानवर इसके पात्र होते हैं, जानवर पात्र होते हैं और आदमी भी हो सकते हैं जी, राइट। ध्यान दीजिएगा, यही चीजें मैंने एपिलॉग और इसमें जी बताया था आप लोगों को, अंतर है ना, ओके। तो फेबल में जानवर जो होते हैं पात्र होते हैं, और एक मॉरल टीचिंग भी सिखाता है, और उसके बाद ये जो होता है मनोरंजन भी देता है, ठीक है। तो कह रहे हैं शॉर्ट स्टोरी विद एनिमल कैरेक्टर्स डिजाइन टू बी टोल्ड फॉर डबल पर्पस, है ना, ओके। फर्स्ट वन इंटरटेनमेंट, देखिए पहला इंटरटेनमेंट है एंड सेकेंड वन मॉरल टीचिंग। तो इन शॉर्ट ये देखो, ऐसे भी आप पढ़िए तो जरा, इन शॉर्ट वी कैन डिफाइन इट a short story with animal characters that teaches moral lesson, है ना। तो फेबल क्या होता है, we can define fable as a moral teaching short story with animal character, है ना। तो आप समझ गए आप लोग इसको, यहां से सवाल बनेंगे जी, ध्यान दीजिए। अब देखिए फ्री वर्स भी आप लोगों को बताया है, आपको मोटे तौर पे याद रखना है कि फ्री का मतलब एब्सोल्युटली फ्री, एब्सोल्युटली फ्री, है ना। फ्री का मतलब एकदम फ्री, यानी फ्री का मतलब नो मीटर और नो राइम, ठीक है जी। यही सब बातें आपको अपने दिमाग में बिठाना है, क्योंकि ये कोई आपको ऐसे टाइप आंसर नहीं लिखना है जी, उत्तर लिखे होंगे, केवल आपको पहचानना है। इसलिए अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अपनी सफलता को आप लोग सुनिश्चित कीजिए, ठीक है। तो कह रहे हैं फ्री वर्स इज नेम गिवन टू अ पोएट्री, फ्री वर्स भी एक प्रकार की पोएट्री है जी, दैट डज नॉट यूज एनी स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट का मतलब आप समझते होंगे, हर की मैं हिंदी नहीं बताना चाह रहा हूं, सख्त मीटर और राइम स्कीम, यानी कि जिसमें कोई सख्त मीटर या कोई राइम स्कीम आपको फॉलो करने का जी कोई बाध्यता नहीं होती है। आप कोई मीटर ना फॉलो करिए, आप कोई राइम स्कीम ना फॉलो करिए, है ना। फ्री का मतलब एकदम फ्री, नो मीटर नो राइम स्कीम, राइट। ये बात अपने दिमाग में बार बार बिठाइए कि फ्री वर्स का मतलब अक्सर पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, फिर पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो फ्री वर्स का मतलब एकदम से फ्री, नो मीटर नो राइम, ओके। वही बात कह रहा है दैट डज नॉट यूज एनी स्ट्रिक्ट मीटर और राइम स्कीम। ये देखिए जी,
समझाने की कोशिश किया गया है। फ्री वर्स नो मीटर और नो राइम, ठीक है। और ब्लैंक वर्स में क्या होता है जी, राइम तो नहीं होती लेकिन मीटर होता है। ये बार बहुत बार पूछा गया है जी कि मीटर, ब्लैंक वर्स में जी क्या होता है, राइम नहीं होती लेकिन मीटर होता है। और ब्लैंक वर्स में देखिए जी नो राइम और यस मीटर, चाहे आप ऐसे समझ लो, राइम नहीं होती है ब्लैंक वर्स में लेकिन मीटर होता है। और फ्री वर्स में अंतर देखिए जी, नो राइम और नो मीटर, कि नो राइम नो मीटर फ्री वर्स में, और ब्लैंक वर्स में क्या है जी कि मीटर होता है लेकिन राइम नहीं होती है। आगे समझिएगा, इन सब पे जब मैं एमसीक्यूज लाऊंगा तो आप लोग हल कीजिएगा और अपने कॉन्फिडेंस को गेन कीजिएगा, है ना। देखिए जी, क्योंकि किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के सिनेरियो के हिसाब से जी, उसका जो परिप्रेक्ष्य है वर्तमान का, उसमें सही नहीं है जब तक आपके पास एक स्ट्रांग प्रैक्टिस नहीं होती है। बार बार आप प्रश्नों को हल कीजिए, प्रश्नों के कई टाइप को आप हल कीजिए, प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं, कैसे पूछे जाने की संभावना है, हर प्रकार के प्रश्नों को आप अटेम्प्ट कीजिए, है ना। और जहां से कंफ्यूजन क्रिएट होता है वहां पे आप विशेष ध्यान दीजिए और अपनी सफलता को आप सुनिश्चित कीजिए जी। देखिए हीरोइक कॉपलेट क्या है, अ हीरोइक कॉपलेट इज अ सेट ऑफ टू लाइंस। देखिए कॉपलेट जब होता है तो इस बात को आपको समझना है, कॉपलेट का मतलब ही होता है जी एक एक पॉइंट पे ध्यान देना है, स्टैंजा ऑफ टू लाइन, ठीक है। आप ये बात जानते होंगे, कॉपलेट स्टैंजा ऑफ टू लाइन। देखिए यहाँ पे अ हीरोइक कॉपलेट इज अ सेट ऑफ टू लाइन दैट राइम्स, कि जिसमें राइम होता है, एंड दैट इज रिटन इन आइम्बिक पेंटामीटर, और जो आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। तो हीरोइक कॉपलेट को हम लोग क्या कह सकते हैं जी, राइम्ड कॉपलेट। ध्यान दीजिएगा, यानी राइम होता है, ये देखिए जी कह नहीं रहा है दैट राइम्स, कि जो राइम जो होता है रखता है, इन दैट इज रिटन, और जो लिखा जाता है आइम्बिक पेंटामीटर। तो हीरोइक कॉपलेट में क्या होता है जी, राइम्ड में कॉपलेट ऑफ आइम्बिक पेंटामीटर का होता है, ठीक। समझे रहो, इस सब पे सवाल बनाए जाते हैं तो अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है और आते हुए पढ़े हुए सवाल भी लोगों के गलत हो जाते हैं। इमेजरी क्या है जी, इमेजरी रिफर्स टू लैंग्वेज दैट स्टिमुलेट्स द रीडर अ सेंसेस। अब सेंसेस क्या है जी, सेंसेस का मतलब आप कह सकते हो अनुभूति, ठीक है ना, और अनुभूति का मतलब एहसास, ओके। इमेजरी, ओके। अब इमेजरी क्या है, मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करता हूं, ध्यान दो, शॉर्ट में समझ जाओ। इमेजरी इज अ लिटरेरी डिवाइस, कि इमेजरी एक प्रकार का साहित्यिक जुगाड़ है जी, लिटरेरी डिवाइस है, टू मेक रीडर और ऑडियंस फील, ओके। इमेजरी इज अ लिटरेरी डिवाइस, इमेजरी एक साहित्यिक जुगाड़ है, टू मेक रीडर और ऑडियंस फील, यानी पाठकों या श्रोताओं को महसूस करा देने वाला। और क्या महसूस करा देने वाला, क्लियर और एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस और सेंसेस, ओके, ऑफ राइटर, है ना। आप कह सकते हो कि इमेजरी एक साहित्यिक जुगाड़ है जिसके माध्यम से लेखक अपने अनुभव और अपनी अनुभूति को अपने पाठकों या अपने श्रोताओं को अनुभूति करा देता है, ठीक है। फिर से मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए, इमेजरी एक साहित्यिक जुगाड़ है, इमेजरी इज अ लिटरेरी डिवाइस, है ना, विद द हेल्प ऑफ दैट an author makes his makes his reader and audience feel what is running in his mind, okay। समझ में आया कि नहीं आया, ओके। इमेजरी इज अ लिटरेरी डिवाइस टू मेक रीडर और ऑडियंस फील, इमेजरी एक साहित्यिक जुगाड़ है ना, टू मेक रीडर और ऑडियंस फील, रीडर और ऑडियंस को फील करा देने के लिए, क्या फील कराना है जी,
एक्सपीरियंस और सेंसेस ऑफ राइटर, है ना। यानी कि इमेजरी एक साहित्यिक जुगाड़ है जिसके माध्यम से लेखक अपने अनुभव और अपनी भावनाओं को दर्शकों या पाठकों को महसूस करा देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दो। कह रहे हैं इमेजरी रिफर्स टू लैंग्वेज दैट स्टिमुलेट्स द रीडर senses by evoking those senses through touch, taste, sound, smell, and sight. The writer imparts deeper understanding of the human experience. Okay. With the help of employment of imagery, a writer shares sensory experience, है ना। अपनी जो सेंसरी यानी कि जो भावनात्मक जो उसका अनुभव है टू हिज रीडर्स, है ना। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? ओके, कह सकते हो यहाँ पे एक लिख देते हैं हिंदी में, आप समझे रहो, एक साहित्यिक, आप इसको अपनी भाषा में समझिए जी, साहित्यिक जुगाड़ या तकनीक कह लो। ओके, पाठकों एवं श्रोताओं को अपने अर्थात लेखक के मनोभाव को महसूस कराने का, ऐसे भी समझे रहो, समझने की कोशिश करिए आप लोग। यानी कि इमेजरी एक साहित्यिक जुगाड़ या तकनीक है, ठीक है, और पाठकों एवं श्रोताओं को अपने यानी कि लेखक के मनोभाव को महसूस कराने का। ठीक है, अब देखिएगा जैसे कैसे हम कह रहे हैं, एग्जाम्पल देखिए। आफ्टर द, देखिए, आफ्टर द लॉन्ग रन आई कोलैप्स्ड, यानी लंबा दौड़ने के बाद आई कोलैप्स्ड में गिर गया, इज द ग्रॉस बिट टायर्ड एंड बर्निंग मसल। ओके, द ग्रॉस टिकल्ड हिज स्किन, यानी घास ने उसकी स्किन को गुदगुदाया, एंड स्वेट यानी पसीना, कूल्ड ऑन हिज ब्रो, और पसीने ने उसकी ब्रो को जो है वो जी ठंडा कर दिया। तो ये कवि क्या कह रहा है, लेखक क्या कह रहा है जी, लेखक ने जो महसूस किया, लेखक ने जो अनुभूति किया, लेखक ने जो अनुभव किया, वही अनुभव वो अपने पाठकों को कराना चाह रहा है कि मैंने किस प्रकार का अनुभव किया। तो ये जो कोशिश कर रहा है कि ग्रास ने टिकल किया, है ना, स्वेट ने कूल किया, तो यही चीज वो इमेजरी का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, ओके, आगे समझते हैं आप लोग, ध्यान दीजिएगा, ये बात आप ऐसे भी समझ जाओ, क्लियर, ये सब समझे रहिए जी, पूछे जाएंगे। इन शॉर्ट वी कैन डिफाइन इमेजरी एज अ फिगरेटिव लैंग्वेज और टू इवोक, इवोक जागृत करने के लिए, जागृत करने के लिए, और अ पिक्चर और एन आइडिया इन द माइंड ऑफ द रीडर, है ना, कि जो रीडर के माइंड में एक आइडिया जागृत करने के लिए एक प्रकार की ये जी भाषा का प्रयोग करता है, एक फिगरेटिव लैंग्वेज है। ठीक है ना। इंप्रेशनिज्म, इंप्रेशनिज्म क्या है जरा आप समझने की कोशिश करो। देखिए, द टर्म इंप्रेशनिज्म वाज क्वाइंड बाय फ्रेंच आर्ट क्रिटिक लुइस लेरॉय एज वे टू डिस्क्राइब ए लेट 19th सेंचुरी। ये जी आपको समझना है, जब भी इंप्रेशनिज्म पूछा गया है तो पूछा गया है कि 19th सेंचुरी में आया था, है ना। आर्ट मूवमेंट विद द डिस्टिंक्टिव स्टाइल, इंप्रेशनिस्ट पेंटर्स इंक्लूड क्लॉड एमॉन, विंसेंट वैन गो, August Renoir, Edgar Degas. Impressionism in literature refers to stories dependent on a character, a subjective point of view. Okay, subjective point of view. These stories are based around the character's impression of their experience. Okay, तो इस बात को आपको समझना है कि impressionism का प्रयोग जो होता है इन लिटरेचर refers to a stories dependent on a character's subjective point of view. These stories are based around the character's impression
ऑफ देयर एक्सपीरियंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, फ्रेंच सिंबोलिस्ट आर नोन एज इम्प्रेशनिस्ट। ओके, French symbolists are known as Impressionists. Oscar Wilde and Arthur Symons are the English Impressionists. नाम याद रखिएगा जी, यहाँ सवाल बना है कि आर्थर सिमंस और ऑस्कर वाइल्ड को इम्प्रेशनिस्ट जाना जाता है। इन इम्प्रेशनिस्टिक लिटरेचर एन ऑथर सेंटर्स हिज स्टोरी ऑन कैरेक्टर्स मेंटल लाइफ एज द कैरेक्टर्स इम्प्रेशन, है ना। इसमें जो लेखक कहानी को लिखता है वो जो पात्र होता है उसकी मेंटल कंडीशन और उसकी जो है करेक्टर के इंप्रेशन को बेस बना के जी वो लिखता है, उसकी फीलिंग, उसकी सेंसेशंस, उसके इमोशन को, और अदर देन करेक्टर्स एक्सटर्नल रियलिटी, है ना। सच लिटरेरी वर्क इज डेल्ट विद इनर लाइफ ऑफ करेक्टर, नॉट विद एक्सटर्नल, है ना। तो मतलब क्या किया जाता है, करेक्टर की जो इंटरनल जो कंडीशन होती है, इंटरनल मेंटल स्टेट होता है, उस पर बेस करके स्टोरी लिखी जाती है। उसके एक्सटर्नल जो चीजें होती हैं उसको बिल्कुल नजरअंदाज किया जाता है, ठीक है। ओके, जैसे जेम्स जॉयस, जोसेफ कॉनॉर्ड, वर्जीनिया वुल्फ एडॉप्टेड दिस टेक्निक इन देयर राइटिंग, ये याद रखना है जी। ओके, इंटरल्यूड क्या है, मैं यहां सबसे जी आप लोगों को एमसीक्यू दूंगा। इंटरल्यूड इज अ शॉर्ट ड्रामेटिक पीस। अब यहां से आपको याद रखना है, एक एक पॉइंट पे ध्यान रखना है, यहां पे आपको ध्यान देना है कि इंटरल्यूड जो होता है जी शॉर्ट होता है और ये एक ड्रामेटिक पीस होता है ना। स्पेशली बिटवीन द एक्ट्स ऑफ अ लॉन्ग प्ले, यानी इंटरल्यूड कहां से उत्पन्न हुआ जी, ये अपनी ऑरिजिन कहां से पाया। तो इंटरल्यूड एक्चुअली क्या होता था कि इंटरल्यूड एक लॉन्ग प्ले का एक हिस्सा होता था, बीच में उसको इंसर्ट कर दिया जाता था, यही बात कहा जा रहा है। इट इज अ शॉर्ट परफॉर्मेंस, देखो बार बार मैं कह रहा हूं शॉर्ट परफॉर्मेंस होता है विद फार्सिकल करेक्टर। कौन से करेक्टर होते हैं जी, फार्सिकल करेक्टर होते हैं, बेतुका होते हैं और हास्यास्पद, यानी जो हंसी पैदा करने वाले करेक्टर होते हैं, इनको दिखाया जाता है। वी कैन डिफाइन इट एज अ शॉर्ट म्यूजिकल और ड्रामेटिक परफॉर्मेंस। तो इसको क्या कहा जाता है इंटरल्यूड को जी, शॉर्ट म्यूजिकल और ड्रामेटिक परफॉर्मेंस होता है और इंसर्टेड बिटवीन मेजर एक्ट्स इन अ लॉन्ग प्ले। ध्यान दे रहे हो, वही बात मैं कह रहा हूं कि इंटरल्यूड क्या किया जाता था जी, एक लॉन्ग प्ले होता था जिसको बीच में इंसर्ट कर दिया जाता था, एक दो एपिसोड के लिए उसको इंसर्ट किया जाता था। और क्यों इंसर्ट किया जाता था, मैं ये सब बातें आपको आगे बताऊंगा। क्योंकि लेखक जो होता है, ताकि जो एक लोअर क्लास के जो है ना, जो पाठक हों, जो लोअर क्लास के जो श्रोता हों, देखने वाले हों, है ना, नाटक को, उनके मनोरंजन के लिए, है ना, तो इसको इंटरल्यूड को उसमें पेश किया जाता था। तो कुल मिलाकर के जो इंटरल्यूड होता था वो एक लॉन्ग प्ले का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। ओके, इसको बीच में इंसर्ट किया जाता था, लेकिन आगे चलकर इंटरल्यूड का अपना खुद का एक वजूद हो जाता है। तो क्या होता है, एक शॉर्ट ड्रामेटिक परफॉर्मेंस होता है इंसर्टेड विद अ लॉन्ग प्ले, एक लॉन्ग प्ले के साथ इसको इंसर्ट किया जाता है, ठीक है ना। ओके, आप ये बात को समझ गए। फिर ध्यान देते हैं जी इन्वर्जन। इन्वर्सन क्या है जी, ध्यान दीजिएगा। लिटरल मीनिंग ऑफ इन्वर्जन इज द एक्ट ऑफ चेंजिंग द पोजीशन और ऑर्डर ऑफ समथिंग सो दैट इट बिकम्स द अपोजिट ऑफ वाज रिफर बिफोर द एक्ट ऑफ टर्निंग समथिंग अपसाइड डाउन। ओके, अब यहां पे समझना है आपको। इन लिटरेचर जनरली पोएट्री में क्या करता है, या पोएट यूजेज इट अ वेपन ऑफ पोएटिक लाइसेंस। यानी कि इन्वर्जन क्या है जी, ओके, इसका मतलब होता है, आप एक पोएटिक लाइसेंस जानते हो। पोएटिक लाइसेंस क्या होता है कि कवियों को एक अधिकार दे दिया जाता है कि वो ग्रामर के नियम को अनदेखा करके भी लिख दें जी, राइट। वही तो पोएटिक लाइसेंस है कि हम और आप लिखते हैं तो ग्रामर के रूल को फॉलो करते हैं, और जहां कहीं मान लो तुकांत वगैरह बिठाना है तो
तो कभी लोग क्या करते हैं, राइम स्कीम अपनी सेट करने के लिए वो ग्रामर के नियमों का उल्लंघन कर देते हैं, उसको भंग कर देते हैं। अर्थात कहने की दे डू नॉट फॉलो द ग्रामर रूल, है ना, इन ऑर्डर टू क्रिएट, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस पोइटिक इफेक्ट, है ना, अपनी काव्य सज्जा के लिए, अपने काव्य सज्जा के लिए वो ग्रामर के नियम को अनदेखा कर देते हैं। तो कुल मिला के इन्वर्जन का मतलब ये भी आप समझ सकते हो। क्लियर, समझ गए कि नहीं? ओके, इसका मतलब होता है, इसका मतलब आप समझ जाते हो कि इन्वर्जन का मतलब ही हो गया, आगे आप समझते हैं जी। ओके, पहले इसको पढ़ लेते हैं। इन प्रोज इन्वर्जन इज यूज्ड टू एम्फेसाइज पर्टिकुलर वर्ड, इट कैन बी डिफाइंड एज एनास्ट्रोफे। याद रखना जी, याद रखना है, ये वाला शब्द जी याद रखना है, एनास्ट्रोफे। क्लियर, ग्रामेटिकली करेक्ट। जैसे मैंने कहा यू विल नेवर डू दैट, आप उसे नहीं करोगे, तो इन्वर्जन का मतलब आप समझ गए। इसको ऐसे भी आप कह सकते हैं, लॉस ऑफ ग्रामेटिकल रूल, ठीक है ना जी। ओके, तो कहते यू विल नेवर डू दैट, आप उसे कभी नहीं करोगे। अब देखिए, अब यहां पे देखिए जी, ये एडवर्ब है ये ना, अब एडवर्ब को स्थान कहाँ मिला है जी, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में पाया है। अब क्या बताइए, कोई भी व्यक्ति कभी एडवर्ब से शुरू करता है? नहीं, एडवर्ब से शुरू कर दिया, नेवर विल यू डू दैट, कभी नहीं आप उसे करेंगे, है ना। जैसे मैंने कहा आई हैव नेवर सीन सच अ साइट, मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा है, तीन वजन में मैंने नेवर को आगे ला के जी लिख दिया, नेवर हैव आई सीन सच अ साइट, ऐसा दृश्य मैंने कभी नहीं देखा है, तो नेवर को पहले ला दिया गया, नहीं ला दिया गया। इसी तरीके से आप जानते ही होंगे ना, इन्वर्जन का प्रयोग। क्लियर, आगे देखते हैं आप लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा। ओके, आपने ये जरूर पढ़ा होगा, यही है इन्वर्जन का प्रयोग। देखिए, है ना, नो सूनर, अब यहाँ पे जो है आई इंटर्ड है जी, ये गलत है, यही चीज तो आप लोग पढ़े होंगे, इसको मैं, ये इन्वर्जन का ही रूल है जी, है ना। जब कभी भी इन्वर्जन का प्रयोग होगा, है ना, तो इस तरह से लिखा जाएगा, इसको मैं आगे बताऊंगा। देन सही कॉल में, देखिए ये मैं आगे समझाऊंगा, इन्वर्जन का रूल है। ऐसे आपने देखा होगा हार्डली का भी प्रयोग, जब हार्डली से वाक्य का शुरू हुआ। अब नेवर क्या है, एडवर्ब का शुरू हुआ, अगर मैं इसको लिखूं, नेवर आई विल गो देयर, अब ये जी गलत होगा, जब भी इन्वर्जन का प्रयोग होता है तो ये इंट्रोगेटिव की तरह लिखा जाएगा, तो मैं लिखूंगा नेवर विल आई गो देयर। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, ये सब बातें आपको बताई जाएंगी, तीन वजन में देख रहे हो जी, ये आ रहा है ना। ओके, तो ये ग्रामर के रूल को पोएटिक इफेक्ट देने के लिए, जब भी कभी इन्वर्जन को आप ऐसे समझ जाओ, इन्वर्जन का प्रयोग कवि या लेखक लोग अपने साहित्यिक सौंदर्य के लिए ग्रामर के रूल को अनदेखा कर देते हैं जी, है ना, उसी को इन्वर्जन कहा जाता है। ठीक है ना, एक बात हम और जरा यहाँ पे स्पष्ट कर देते हैं, इन्वर्जन को आप अपने दिमाग में बसा के रखें कि इन्वर्जन का प्रयोग क्या किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, साहित्य में लेखक
या कवियों को ग्रामर के नियम को पालन ना करने की स्वतंत्रता, है ना। बस समझ गए आप। क्या है जी, साहित्य में लेखक या कवियों को ग्रामर के नियम को पालन ना करने की जो स्वतंत्रता, और इसी चीज को तो आप देखते हो जी क्या कहा जाता है, पोएटिक लाइसेंस। आगे मैं पूछूंगा इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, इसी को तो आप लोग पोएटिक लाइसेंस कहते हो जी। ओके, इन्वर्सन समझ गए होंगे आप लोग। चलिए, लेक पोएट्स, ये अक्सर पूछा जाता है आप लोगों से, फटाफट। ये तो आपको पता होगा, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं जी, कॉलरिज हैं, है ना, कॉलरिज हैं, और कौन है जी, रॉबर्ट साउदे हैं, ठीक है ना। और आर कॉल्ड लेक पोएट्स, दे लिव्ड एट वन टाइम और अनदर। और कहाँ रहे हैं जी, इन द कम्बरलैंड एंड वेस्ट मोरलैंड, है ना। द फर्स्ट क्रिटिक, और ये कौन था जिसने इसको इनको कहा था, जेफरी। ये सवाल जी बनेगा ना। ओके, कुल मिला के आपको याद रखना है किसको किसको लेक पोएट कहा गया जी, तो विलियम वर्ड्सवर्थ को, रॉबर्ट साउथी को, एस.टी. कॉलरिज को। और कि कौन सी जगह थी वो, कम्बरलैंड की जगह थी। किसने इनको लेक पोएट कहा जी, जेफरी ने कहा। ये सब आपको याद रखना है जी। ओके, आगे आप लोग देखते हैं मैलप्रॉपिज्म। यहाँ से जी बहुत बार सवाल बन चुके हैं, आप यहाँ से देखिएगा। तो मैलप्रॉपिज्म क्या है, मैलप्रॉपिज्म क्या है कि इज डिराइव्ड फ्रॉम रिचर्ड शेरिडान्स कैरेक्टर मिसेज मैलाप्रोप। ध्यान दीजिएगा जी, ये बात याद रखना है, मिसेज ये कई बार पूछा गया है, यहाँ पे कभी कभी मिस लिख देगा वो ना, तो मैलाप्रोप। मिसेज रिचर्ड शेरिडान में एक उनका राइवल, एक जी, इन हिज प्ले द राइवल, यहाँ पे ध्यान दो, यानी शेरिडान का एक प्ले है द राइवल्स, और जिसमें एक करेक्टर होती है मिसेज मैलाप्रोप। वो शब्दों को जो है जी इन ह्यूमरस वे यूज करती थी, इसलिए अभी आप देखिएगा, मैलाप्रोपिज्म रिफर्स टू मिस यूज और डिस्टॉर्शन ऑफ वर्ड्स और फ्रेज, यूजुअली अनइंटेंशनली ह्यूमरस. It is use of a word sounding somewhat like the one intended but ludicrously wrong in the context. Some examples of malapropism spoken by Mrs. Malaprop. Okay, obliterate, तो इसको क्या कर दिया गया जी, illiterate. Okay, इनकल, अब इसको पाइनएप्पल कहती थी, एलिगेटर को एल्गर, ये सब ध्यान दिए रहिएगा जी। ओके, तो इस तरह से जब कोई शब्द बिगाड़ कर ह्यूमरस वे में कहा जाता है तो उसको ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, मीटर, मीटर डिस्क्राइब्स द रिदम or pattern of beats in a line. Poetry meter is a pattern of stressed and unstressed syllable जी, है ना। ओके, अब चलिए, ओके, सिलेबल एक्सेंटेड स्ट्रेस्ड होता है, अनएक्सेंटेड को जी अनस्ट्रेस्ड कहते हैं। आइम्बिक जो पेंटामीटर होता है इज प्राइमरी एग्जांपल ऑफ मीटर, ठीक है ना जी। ओके, तो सिलेबल कितने होते हैं जी, एक एक्सेंटेड होता है ना, जिसका उच्चारण आप कह सकते हो दीर्घ होता है, और अनएक्सेंटेड क्या होता है जी, लघु होता है, इसी को अनस्ट्रेस्ड भी कहा जाता है, ठीक है। ओके, चलिए आगे मैं आप लोगों को जी कल पढ़ाऊंगा, अगले पार्ट में आप लोगों को बाकी सारी चीज़ें जी पढ़ाई जाएंगी, है ना। तो धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें जितनी भी लिटरेरी टर्म्स में सारी चीज़ें हैं आप लोगों को जी पढ़ा दी जाएंगी, ठीक है ना। आगे की चीज़ें हम लोग अगली वीडियो में अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।